हेलो डियर स्टूडेंट्स, सारे कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आरवी सर। आज आप लोगों को कक्षा 10 रसायन विज्ञान का सेकंड चैप्टर आम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो उत्तर है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक यानी विषैला यौगिक बनाते हैं, जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतया कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। यानी कहने वाला, जब धातु में किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो हम अभिक्रिया करने के उपरांत कौन सी गैस बाहर निकलती है? ध्यान दीजिएगा। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतया हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस आपको इस अभिक्रिया के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, एक धातु है, धातु का ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम जिंक से कराते हैं तो जिंक कौन क्या बनता है? सोडियम जिंक ऑक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बाहर निकल जाती है। देखिए, अभिक्रिया के जो पहले हैं यानी वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। इसकी जांच कैसे करेंगे? तो जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह के पास ले जाने पर फटफट अर्थात पाप ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक ए तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। धातु के यौगिक ए कौन सा यौगिक है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम क्रिया कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो कैल्शियम क्लोराइड का और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं? ऐसा क्यों होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 मतलब होता है नाइट्रिक एसिड, ये दोनों जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि ऐसा एल्कोहल और ग्लूकोज में ऐसा अम्लीयता के लक्षण क्यों प्रदर्शित नहीं होते हैं? रीजन बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में H+ आयन बनाते हैं, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में H+ आयन नहीं बनता है और जिसके कारण ये अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। आइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? यानी अम्लों का जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत चालन क्यों होता है, यानी विद्युत क्यों प्रवाहित होती है? तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। आप सभी को पता होता है कि अम्ल क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है? क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? यानी शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो होती है शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है। सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल से मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? यानी अम्ल को जब तनुकृत करते हैं
तो इस समय क्यों हम ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अम्ल को जल से मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल से। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही कायदे से समझिएगा। जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक आप इसका आंसर नहीं समझ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, अम्ल को तनुकृत करते समय ये अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल को सांद्र अम्ल में मिलाने से वह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट कर देगा। इससे कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें जल यानी अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, यानी अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय देखिए बेटा, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O+, ये होता है हाइड्रोनियम आयन। यानी अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो सकती है। तो उत्तर है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता यानी H3O+ या OH- प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है, तो देखिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि आपके पास दो विलयन ए और बी हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो विलयन हैं, ए और बी। विलयन ए के पीएच का मान 6 है और विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी और इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय होगा। तो ध्यान दीजिएगा, विलयन ए जिसकी पीएच वैल्यू 6 है, यानी पीएच वैल्यू क्या है, 7 से कम है, अतः और विलयन बी जिसकी पीएच वैल्यू 8 है जो कि 7 से ज़्यादा है, यानी ए विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक है। किसमें विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक है, ए विलयन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्ल होता है। यानी जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विलयन और अधिक अम्लीय होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाँ, H+ आयन क्षारकीय है, परंतु इसकी सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता से कम होती है, इसलिए यह क्षारकीय होते हैं। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक जिसको कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करेगा। तो कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति के में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करेगा। किस लिए करता है, मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, यानी CaOCl2 का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोलते हैं, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो कौन सा पदार्थ होता है वो, बुझा हुआ चूना, यानी हम बुझे हुए चूना की अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, यानी CaOCl2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृद बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल को मृद बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, ये इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होगी।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, आपने पढ़ा होगा। देखिए थोड़ा सा नाम में परिवर्तन हो जाता है रासायनिक नामों में, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको गर्म किया जाता है यानी हीट दी जाती है तो बनता क्या है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, यानी पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा समीकरण बनता है, क्या बनता है, वो रिएक्शन लिखनी है। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लस हाफ H2O यानी कि हाफ यानी 1/2 डेढ़ H2O है, बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O, ये बनता है। अभ्यास के प्रश्न आ गए, ध्यान दीजिएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, कितना हो जाएगा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, इसका मतलब पीएच मान क्या होगा, 10 होगा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से कोई विलयन अंडे के पीछे पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा, वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH का 10 ml विलयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 8 ml विलयन से पूर्णतया उदासीन हो रहा है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, कितनी मात्रा की, 16 ml मात्रा की आवश्यकता होगी। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करना चाहिए, तो इसमें से हो जाएगा एंटासिड यानी प्रति अम्ल का। नेक्स्ट है निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए, तो इसका हो जाएगा उत्तर। देखिए सबसे पहले तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, इसकी रिएक्शन लिखना है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन किससे कराएंगे, मैग्नीशियम से बना कराएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। नेक्स्ट है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हम एल्यूमिनियम से कराएंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रेतन के साथ क्रिया करते हैं, लोहे के चूर्ण के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनता है, तो अगर हम लोहे की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो फेरिक क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए, यानी मतलब बताइए, समझाइए, सिद्ध कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि का विलयन लीजिए। एक कार्क पर 2 कीले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। अब किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है, रीजन क्या कारण है, देखिएगा। आश्रित जल शुद्ध होते हैं, क्या होते हैं, आश्रित जल शुद्ध होते हैं, इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता क्योंकि विद्युत के चालन में के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा में विद्युत का चालन होता है क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के इसे अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन अम्ल से अलग होते हैं।